Answer may be taken as read. अच्छा, यहाँ पर पार्लिमानी सेक्रेटरी साहबा, आपसे सवाल है कि आपने जो बताया कि 2020 में दरगाह शाह यकीन ज़िला सजावल की जो तामीर है वो मुकम्मल हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये अप्रैल 2021 चल रहा है, इस पर क्या दरगाह का काम मुकम्मल हो गया या अभी काम चल रहा है? नहीं, अब काम कंप्लीट हो चुका है। तकरीबन हमारे पास 6.44 मिलियन काम करवाया था, जिसमें हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ मेन दरगाह क्योंकि छोटी दरगाह थी उसको पूरा हमने रेनोवेशन करवा के नई जो है बाउंड्री और दरगाह बनवाई है, मार्बल वर्क करवाया, फाइबर शीट क्योंकि वहाँ पे ज़ायरीन ज़्यादा आते हैं तो वहाँ पे फाइबर शीट लगवाई है। उसके साथ क्योंकि जब वहाँ पे दरगाह पे जब धमाका हुआ था तो उसके बाद कुछ जो दरगाहें थी उसकी सिक्योरिटी के हवाले से कहा गया था, तो वो उसको जो ग्रिल है वो भी लगाई गई है। तो इस वक्त काम जो है वो कंप्लीट है हमारा। अच्छा जी, पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब फरमाइएगा कि ये जो शाह यकीन दरगाह है ये कितनी पुरानी दरगाह है? आपके पास इसके डिटेल होगी कि कितनी पुरानी दरगाह है, इसकी कोई तारीख अगर हम हाउस को आप थोड़ा इन्फॉर्म कर सकें। नहीं, ये फ्रेश क्वेश्चन है, मुझे इसकी तारीख, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पुरानी दरगाह है और इसके लिए मतलब ये पुरानी दरगाह है, सब लोग जाते हैं, लेकिन मुझे डेट एग्जैक्ट डेट नहीं कि कितनी पुरानी करके फिर बताएं, लेकिन ये कि पुरानी दरगाह है, उसकी माशाल्लाह सिंध में बहुत पुरानी दरगाहें हैं और उनकी हिस्ट्री है बिल्कुल, बट वो फिर पता करके बताएंगे आपको। जी तो साथ में मेंबर्स बैठी है ना, उनसे कहिए खामोश हो जाएं, उनके सारे जो बोले जा रही है वो हमें सुनाई दे रहा है। सवाल नहीं पूछना आ रहा, आपको पूछना आ रहा है, आप पूछ लें जी। पूछने दें, मेरा सवाल है, मैं पूछूंगी ना। नहीं, आपने सवाल किया तो उन्होंने बताया कि उनको पता नहीं है, वो पता करके आपको बताएंगी। ये जूम ऑनलाइन आने का यही तो फायदा है, बहुत सारी चीजें सर ऐसी पता चलती है। आप कभी ऑनलाइन आ जाए सर, स्पीकर साहब। जी, मैं तो वैसे ही ऑनलाइन होता हूँ, आप सवाल पार्लियामेंट करें। जी सर, तीसरा सवाल मोहतरमा पार्लिमानी सेक्रेटरी साहिबा, आपने इस दरगाह का विजिट किया या फिर इस काम को देखा है कि ये काम जो 70 लाख रुपए से करवाया गया है उस हिसाब से ये काम हुआ है, उसका मयार अच्छा है, बेहतर है, कभी विजिट किया आपने? जी बिल्कुल, क्योंकि ये मेरे डिस्ट्रिक्ट में है और इस पे काम जिस तरह काम होते हैं उसी तरह काम करवाया, अच्छा काम हुआ है। लेकिन हमने अभी भी डिस्कस किया है कि कुछ वहाँ पे और इम्प्रूवमेंट की, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद कराची से जुमेरात के ज़ायरीन वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद आती है, वहाँ पे रुकते भी हैं लोग मेजॉरिटी में, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये वहाँ पर है शाकिक के हवाले से कि वो सर्जन है और लोग वहाँ से ज़्यादातर इसलिए जाते हैं कि उनका इलाज रात को अगर स्टे करते हैं तो इलाज होता है, तो वो कॉन्सेप्ट है, लोग बहुत बड़ी तादाद में सर वहाँ जाते हैं। कुछ वहाँ पे रहाइश वगैरह के इशू जो हम डिस्कस करें कि इंशाल्लाह कि हम वहाँ पे बेहतर से बेहतर सहूलत दें। बाकी हमने वहाँ दरगाह चीज़ें कर दी हैं, बिल्कुल सही काम हुआ है। अगर मैं अदी को भी कहूँगी कि वो खुद भी जाकर देख कर आ जाए, दुआ मांग कर आ जाए, अगर वहाँ पे कुछ चीज़ महसूस करती है तो बताएं, तो हम कोशिश करेंगे कि डिपार्टमेंट वहाँ पे चीज़ें और बेहतर कर दें। वैसे आप मेंबर साहबा को इनवाइट करें, आप साथ ले जाएं, आपकी पुरानी दोस्त हैं तो उनको ज़रा विज़िट कराएं तो अच्छा है। वहाँ पे आप दोनों की दुआएं एक साथ हो जाएंगी और ये अच्छी बात है वहाँ साथ जाना। जी मेरा पार्लिमानी सेक्रेटरी साहिबा से सवाल ये है कि इस वक्त औकाफ डिपार्टमेंट के अंडर कितनी दरगाहें और मस्जिद हैं सिंध में? इस वक्त तकरीबन हमारे पास टोटल जो है 169 के करीब औकाफ की जो हैं वो दरगाहें और मस्जिद हमारे अंडर में हैं। Now question number 245 again, Nusrat Abbasi साहिबा।
question number 245. Answer may be taken as read. अच्छा, पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब फरमाएंगी कि ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसमें जो रकम खर्च की गई है इस पर कितना काम हुआ है? ये जो 2 अजला में रकम आपने खर्च की है इस पर कितना किस जिले पर कितना काम हुआ? सर ये एडीपी नंबर हमारी 32 की स्कीम है और इसमें तकरीबन 38.95 मिलियन बजट एलोकेशन हुआ था और इस वक्त तक हम 11 मिलियन जो है वो खर्च कर चुके हैं, जिसमें हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ लेवेटरी ब्लॉक लेडीज़ और जेंट्स के लिए बनाया, कंस्ट्रक्शन मुसाफिर खाना बनाया जो दरगाह हमारी बाबा सलाउद्दीन कोटड़ी में जो दरगाह है, और कंस्ट्रक्शन ऑफ मैनेजर की ऑफिस बन गई है और हमने ओवर हैंड ट्रक और ग्राउंड हैंड ट्रक जो है वो बना दिए। कुछ काम जो है ना अभी चल रहा है क्योंकि ये स्कीम कंप्लीट हमारी तकरीबन 2022 में होगी, तो 11,000 खर्च हो चुके हैं हमारे। अभी भी मेरे ख्याल में 2 महीने हैं तो उसमें हमें उम्मीद है कि हम 15 मिलियन तक हमारा टोटल खर्च हो जाएगा, बाकी नेक्स्ट ईयर का जो है वो स्कीम कंप्लीट होगी इंशाल्लाह। सेकंड सप्लीमेंट्री ये है कि यहाँ जो बताया गया कि जून 2019 तक 5 बिलियन रुपए खर्च किए गए और आज अप्रैल 2021 है, तो आप बताएंगे कि गुज़िश्ता 22 महीनों में मंसूबे पर कितना खर्च हुआ या खर्च नहीं हुआ? सर मैं बता चुकी हूँ कि 11 मिलियन हमने इस वक्त तक खर्च कर चुके हैं, 3 मिलियन हमें अभी मिले हैं, रिलीज़ हुए हैं उस पर काम, क्योंकि वो अभी रिलीज़ हुए हैं, तो इसलिए इंशाल्लाह जून तक हम उम्मीद है कि 14 मिलियन तक या 15 मिलियन तक हम काम करवा देंगे, क्योंकि ये स्कीम जो है वो 3 साल की स्कीम है, तो 22 तक इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम ये स्कीम कंप्लीट कर देंगे। इस वक्त हमारा 11 मिलियन खर्च हो चुका है। अच्छा, ये जो मुसाफिर खाना आप बता रही हैं इसमें कितने ज़ायरीन की रिहाइश का आपने अंदाज़ा किया कि कितने ज़ायरीन रह सकते? एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन मेरे ख्याल में 20 से 25, जिस तरह हमने शाकिक में बनाया उसमें 16 कमरे बने हुए हैं, इसी तरह मुख्तलिफ अलग अलग होते हैं क्योंकि आप फ्रेश क्वेश्चन है, लेकिन हमें अंदाज़ा है कि 15 से 20 कमरे बनते हैं, कहीं पे 16 कमरे बनवाएं, कहीं हमने 10 कमरे बनाए, तो एग्जैक्ट फिगर आप सवाल पूछेंगे तो बताएंगे, लेकिन जनरली इतने कमरे बनते हैं कि फैमिली आ जाए या कोई ज़ायरीन आ जाए वो रुकी, तो एग्जैक्ट कमरों की फिगर नहीं है लेकिन जनरली हम इतने कमरे बनवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2674 शाहनवाज जदून साहब। क्वेश्चन नंबर 274 2674 आंसर में भी टेकन इज रेड। अच्छा स्पीकर साहब, पार्लिमानी सेक्रेटरी साहिबा ने जवाब में लिखा हुआ है कि तालिब इल्मों को जो ज़कात फ़ंड से जो तालीमी वजीफ़े मिलते हैं वो ज़िले के कोटे पर नहीं बल्कि तालीमी इदारों के तलबा को तनासुब के हवाले से मिलते हैं। क्या आप बता सकती हैं कि 2017 और 18 के दौरान ज़िला वेस्ट से ताल्लुक़ रखने वाले कितने तलबा और तलबात को तालीमी वज़ाइफ दिए गए? सर आपने जो मेंबर ने सवाल सर किया उसको अगर पढ़ लें तो ज़्यादा सही। ये जो है हमने बताया कि 2017 से पहले जो है वो ज़कात कमेटी देती थी पैसे, लेकिन फिर कोर्ट का एक फैसला आया था कि जब गवर्नमेंट प्राइमरी सेक्शन और इंटर तक फ्री ऑफ एजुकेशन दे रही है तो फिर आप हायर एजुकेशन को जो है वो फ़ंड दें। तो अब हम टोटल बजट जो है वो हायर एजुकेशन के थ्रू यूनिवर्सिटीज़ को देते हैं, पैसे देते हैं। अब हम प्राइमरी सेक्शन को फर्स्ट ईयर इंटर को पैसे नहीं देते हैं, तो वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ को जाते हैं जहाँ पे इनरोलमेंट होती है, वहाँ से डिपार्टमेंट हम लेटर भेजते हैं कि आपकी इनरोलमेंट कितनी है। अगर 100 इनरोलमेंट होती है तो हम एक परसेंटेज जो है वो 30%, 60% हम इनरोलमेंट की बेसिस पे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ को फ़ंड भेजते हैं, जिसकी बेसिस पे उनको बच्चों को जो है ना वो वहाँ की यूनिवर्सिटी के बच्चों को हम एडमिशन मतलब स्कॉलरशिप देते हैं। बाकी जो प्राइमरी सेक्शन है, इंटर सेक्शन है, उसको अब हमने कोर्ट की के बाद हमने बंद कर दिया, हम नहीं दे रहे। जस्ट स्पीकर साहब, मेरा सेकंड सप्लीमेंट्री सवाल है कि सेक्रेटरी साहब ने जवाब में लिखा है कि तालिब इल्मों को तालीमी वजीफ़े मिलते हैं तालीमी इदारों के तलबा को तनासब के हवाले से
मिलते हैं। तो आप बता सकती हैं कि इस बात का तयन कैसे की जाती है कि किस तालीमी इदारे को कितनी स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं? क्या तालीमी इदारों का कोई कोटा होता है? सर, मैं पहले बता चुकी हूँ कि जैसे हमारे पास तकरीबन 22 के करीब यूनिवर्सिटीज़ हैं। 22 के करीब यूनिवर्सिटी हैं। यूनिवर्सिटी से जामशोरो है, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची है, इस तरह 22 यूनिवर्सिटी हैं। हमारी तरफ से लेटर जाता है कि आपके पास इनरोलमेंट कितनी हुई है। वो इनरोलमेंट बताते हैं हमें। अगर एक यूनिवर्सिटी में 2000 के करीब इनरोलमेंट है तो हम एक रेशो, एक परसेंटेज भेजते हैं। तकरीबन हम 10 करोड़ के करीब एलोकेशन रखते हैं हायर एजुकेशन के लिए, 10 करोड़ का। वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ को हम भेजते हैं और पर एनुअल जो है, पर साल हम 3,000 बल्कि 36,000 पर ईयर जो है हम बच्चों को देते हैं, पर साल देते हैं, पर ईयर देते हैं बच्चों को। और उसका भी एक प्रोसेस है। अगर बच्चा वहाँ पर जो कमेटी ऑफिस है, बाकायदा ज़कात के ऑफिस है, वहाँ पे प्रोफार्मा ले ले। अगर वहाँ उनको प्रॉब्लम हो रही है तो वो डिस्ट्रिक्ट के थ्रू, जो ज़कात चेयरमैन है उसके थ्रू भी वो एप्लीकेशन जमा करवा सकता है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमसे रब्ता कर लें या डिपार्टमेंट से, तो उसके थ्रू हम कोशिश करते हैं। तकरीबन 10 करोड़ रुपया हम एलोकेशन रखते हैं। कहीं पे पैसे यूनिवर्सिटी से डिमांड करती है कि हमें दे दो, कहीं पे ऐसा भी होता है कि हम जो एलोकेशन भेजते हैं वो वापस डिपार्टमेंट को आ जाती है। तो तकरीबन अलग अलग डिमांड होती है, अलग अलग रेशो की बेस पे हम भेजते हैं। कहीं पे ज़्यादा हो जाता है, कहीं कम, लेकिन तकरीबन 10 करोड़ रुपया हम यूनिवर्सिटीज़ हायर एजुकेशन के लिए एलोकेशन रखते हैं। स्पीकर साहब, मेरा थर्ड सप्लीमेंट्री सवाल है कि तालीमी इदारों में दी जाने वाली स्कॉलरशिप्स की क्राइटेरिया क्या है? तालिब इल्मों की इम्तहानात के मार्क्स को देखकर स्कॉलरशिप दी जाती हैं या गरीब और मुस्तहिक तलबा तलबात को स्कॉलरशिप मिलते हैं? नहीं, नीड कम मेरिट बेसिस पे, जिसकी नीड है उस बेसिस पे। यहाँ पे मेरिट नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नीड है। जिस बच्चे की ज़रूरत है वो अप्लाई करता है, हम उसको देते हैं। इसमें कोई मेरिट कोई भी चीज़ नहीं है। सिर्फ जो बच्चा मुस्तहिक है, समझता है कि मुझे स्कॉलरशिप लेनी है, वो फॉर्म लेता है, वो प्रोसेस है, उसको करता है, तो उसको जो है वो पैसे मिल जाते हैं। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। मेरा पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब से सवाल है कि आपने फरमाया जो यूनिवर्सिटीज़ आपके पास इनरोल हैं वहाँ के स्टूडेंट्स को तो आप स्कॉलरशिप देते हैं, जो इनरोल नहीं है कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी बच्चे पढ़ रहे होते हैं और उनमें भी देखा गया है कि बड़े होनहार बच्चे भी ऐसे होते हैं मगर वो सिर्फ अपनी माली तौर पर जो उनके सपोर्ट नहीं होती उनके घर से, तो उनके लिए क्या कोई ऐसा अलग से क्राइटेरिया है, कोई ऐसा ऑफिस है जहाँ जाके वो स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकें? नहीं, इस वक्त हमारे पास 22 यूनिवर्सिटियाँ हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो हम वो लेटर दे देंगे, ताकि चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंस हो, ज़्यादा से ज़्यादा इससे हम जो है बेनिफिट स्टूडेंट्स को दे सकें। तो आप कहेंगे तो हम वो आप लोगों तमाम मेंबर्स को दे देंगे, जिसमें तकरीबन जो इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हैं उसी के, जैसे अब यूनिवर्सिटी जामशोरो है, यूनिवर्सिटी कराची है, शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी है, बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी लियारी है, शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी शहीद बेनज़ीर आबाद है, सिंध मदरसुल इस्लाम यूनिवर्सिटी, जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर दिया हुआ। यकीनन नीड तो हर जगह पर है, लेकिन आपका बजट अनसफिशेंट है, तो इसलिए हमने प्रायोरिटी जो है वो इन इंस्टीट्यूट को दी हुई है। तो तकरीबन 22 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन पे हम उनको, सॉरी, जो इनरोल नहीं है, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके हवाले से पूछना, कोई ऐसा ऑफिस आपने मुहैया किया हो, कोई ऐसी प्लेटफॉर्म दिया हो उन बच्चों के लिए कि जहाँ पे वो अप्लाई कर सके? क्योंकि जाहिर सी बात है वो भी इस हमारे ही कौम के बच्चे हैं, तो हमें उनको भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए जिनको उन यूनिवर्सिटीज़ में, आपके इनरोलमेंट वाली यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला नहीं मिल सका। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, असल में फिर आप बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं, इसलिए ऑडिट की वजह से हमें जो इनरोलमेंट है, जो रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड के हिसाब से ही भेजनी पड़ती है। इसलिए प्राइवेट सेक्टर को, यकीनन प्राइवेट सेक्टर में जो अफोर्ड कर पा रहा है वो जा रहा है। तो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट में हम रिलीफ देना चाह रहे हैं। अभी इस वक्त कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि हम प्राइवेट सेक्टर को दें, इस वक्त सिर्फ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट है उसी को हम सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सर। सर, मुझो सवाल है, असांखे अक्सर करे यूनिवर्सिटियुनि जा ॿार मिलंदा आहिनि ऐं उन्हनि जी इहा रिक्वेस्ट हूंदी आहे त असांखे स्कॉलर मिले,
असांजी पार्लियामानी सेक्रेटरी साहब जन हिते ॿुधायो त कुझु यूनिवर्सिटीज़ ॾिनल जेके पैसा आहिनि उहे वापसि कया आहिनि, उन मां कंहिं यूनिवर्सिटी जो नालो आहे जंहिं उहे पैसा वापसि कया आहिनि? असल में हिते फिगर जेका असां वटि तक़रीबन 1,45,125 जेके इनरोलमेंट आहिनि ऐं तक़रीबन असां 10 करोड़ रुपया मोकिलिया, जंहिंमां असां मोकिलिया त मां 63 जेको आहे 63.7 मिलियन जेको आहे उहो अमाउंट रिलीज़ थियो आहे। बाक़ी अमाउंट जेको आहे न उहो वापसि अची वियो। त यकीनन हे असांजा फिगर्स आहे त तक़रीबन हर यूनिवर्सिटी में जा जेका एलोकेशन आहे, किथे त 100% जी यूनिवर्सिटी जामशोरो जी 100% क्लियर आहे, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची जी जेके आहे उन में घटि थी आहे। अहिड़ी तरह मुख़्तलिफ़ यूनिवर्सिटियुनि जिन में 100% थी आहे, किथे किथे यूनिवर्सिटी आहे जीअं जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी आहे उन में रिलीज़ कोन थी आहे। त कुझु यूनिवर्सिटियूं आहिनि जिन में न थी आहे ऐं कुझु यूनिवर्सिटियुनि में 100% रिलीज़ थी वई आहे। उहो उते कुझु में इहो रीज़न बि थी सघे थो त कुझनि खे इंट्रस्ट न हूंदो आहे ऐं कुझनि खे नॉलेज न हूंदी आहे त स्कॉलरशिप मिले पई त उन करे उहो ॿार न वठी सघंदो आहे। सो उन्हनि रीज़न जे करे जेके आहे उहे शयूं रहिजी थियूं वञनि। क्वेश्चन नंबर 2676 अगेन शाहनवाज जदून साहब। क्वेश्चन नंबर 2676। आंसर में भी टेकन इज राइट। अच्छा स्पीकर साहब, पार्लियामानी सेक्रेटरी साहिबा से मेरा फर्स्ट सप्लीमेंट्री है कि जवाब में लिखा हुआ है कि बेवाओं, यतीमों और गरीबों मज़दूरों को गुजारा अलाउंस दिया गया है। क्या आप बता सकती हैं कि गुजारा अलाउंस की मद में फ़ी मुस्तहिक को कितनी रकम दी जाती है? गुजारा अलाउंस जो है वो तकरीबन 5,000 हम देते हैं गुजारा अलाउंस से। एक हम विडो है या डिसेबल पर्सन है तो उसके लिए हमने कार्ड, जिस तरह कार्ड बना हुआ है, बाकायदा हमने ज़कात का कार्ड बना हुआ है जिसमें हम पर मंथ 2,000 और पर एनम हम 12,000 और 2,000 रुपया हम ईद पे देते हैं। इसी तरह जो जहेज़ जो बच्चियाँ शादियाँ होने वाली होती हैं उन बच्चों के लिए हम 25,000 रुपया पर बच्ची को हम 25,000 रुपया जहेज़ की हेल्प में मद में देते हैं। इसी तरह हम 3-4 सेक्टर हैं जिन पे हम उनको रिलीफ देते हैं। अच्छा, मेरा सेकंड सप्लीमेंट्री जवाब में फरमाया गया है कि 2017 और 18 में 23 गैर शादीशुदा ख़वातीन को 2,23,000 रुपये दिए गए। इसका मतलब फ़ी मुस्तहिक को 10,000 रुपये की इमदाद की गई हैं, जो इस महंगाई के दौर में कुछ भी नहीं है। क्या सेक्रेटरी साहिबा बता सकती कि मुस्तकबिल में इस रकम को बढ़ाने का इरादा रखती हैं? देखिए, पहले जिस तरह हमें बजट मिलता था अब वो कटौती होती जा रही है, क्योंकि ज़्यादातर बैंक के थ्रू जो है ना बजट मिलता है। अब जैसे काफ़ी लोग हैं वो फॉर्म फिल करते हैं, आपने खुद देखा कि ज़कात का बैंकों में, तो वो पैसे कम मिलना शुरू हुए। डिमांड हमारी ज़्यादा है, लेकिन जितने पैसे आपको फेडरल गवर्नमेंट से मिलते हैं, कलेक्शन होती है, उसकी बेस पे ही हम करते हैं। या बिल्कुल 10,000 नहीं है, 25,000 है जो है जहेज़ के लिए देते हैं। अनसफिशेंट है, इस हालात में 25,000 गुजारा अलाउंसेस कुछ भी नहीं है। लेकिन इस वक्त आपके पास, क्योंकि ये भी वहाँ पे जिस तरह पॉवर्टी है, चीज़ें डिमांड है, तो हम ये भी नहीं दे पाते। तो इसलिए यकीन सजेशन अच्छी है, लेकिन जैसे पैसे बढ़ते जाएंगे तो हम उसकी डिमांड, उनकी पैसे भी बढ़ाते जाएंगे। ये आपका एक सवाल है बस। थैंक यू स्पीकर साहब। मेरा पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहिबा से सवाल है। अभी इन्होंने बताया कि गुजारा अलाउंस की मद में 5,000 रुपये दिए जाते हैं और जो बच्चों की शादी के लिए 25,000 दिए जाते हैं। सर, मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ, पर इतनी सिंपल मैथ्स मुझे भी आती है कि अगर 3124 को डिवाइड करें जो इन्होंने फिगर दिया है नीचे, तो गुजारा अलाउंस 5,000 नहीं 14,000 बनता है। ये 5,000 बता रही हैं 14,000 की जगह पे, और 23 बच्चों को इन्होंने 2,30,000 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 10,000 बनता है, 25,000 नहीं बनता। तो ये गलत बयानी क्यों कर रही हैं फ्लोर ऑफ द हाउस में? थैंक यू। सर, मैं अभी कंप्यूटर पे कैलकुलेट करके तो नहीं बता रही,
लेकिन बताना चाह रहे थे कि फिगर जो दी है, अगर अप्लाई किया है कुछ बच्चों ने, कुछ लोग नहीं ले पाते। अब जैसे हम जहेज का करें 25,000 का है सर, उसका क्राइटेरिया इतना मुश्किल बना हुआ है, जिसके हमने डिस्कस भी किया है कि बच्ची के जब तक आप निकाहनामा नहीं दोगे उसको पैसे नहीं मिलेंगे। तो वो अप्लाई कर लेती है। हमने जो फिगर दी है ये वो लोग फिगर है कि हम अप्लाई करवाते हैं। अब वो हमारी सोसाइटी में ख़ासतौर पर सिंध में जो है वो निकाहनामा शादी की रात होता है, तो वो निकाहनामा दे नहीं पाते। इसकी वजह से वो जो है फिगर लिखी हुई है कि उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, पैसे नहीं मिलते। इस वजह से चीज़ें हैं, वरना जो फिगर है वही है कि हम 25,000 देते हैं, 5,000 देते हैं। उसमें अप्लाई करने, क्योंकि वो रजिस्टर हो जाती है, आप लिख देते हो, इसमें कोई डंडी मारने वाली चीज़ नहीं है, ना डंडी मारते हैं, क्योंकि वो ऑडिट होता है। और ये चीज़ें केयरली, अगर किसी के पास कोई कंप्लेन है तो लेकर आएंगे, तो हम ना सिर्फ लोकल कमेटी को, डिस्ट्रिक्ट कमेटी को, हम ना सिर्फ उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। ये चीज़ें वो फिगर्स दी हुई हैं जो हमें दी हुई है। अगर आपको ऐसी चीज़ कंप्लेन है तो उसको बिल्कुल हम ऑडिट करने को तैयार हैं। सर एक्सक्यूज़ मी सर, एक छोटी सी बात सर, चलें ये बात मान लेते हैं कि 10,000 रुपये आपने दिए, बाकी 15,000 आप बाद में देंगे, पर गुजारा अलाउंस के तो आपने बताया है ही 5,000, तो उस पर 14,000 रुपये क्यों रिलीज़ कर दिया आपने? अगर है ही 5,000 तो उसमें तो 14,000 पर हेड नहीं रिलीज़ करने चाहिए आपको। और आपने कहा कि जो है आपने कैलकुलेट नहीं किया, आप पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, आपको तो ये फिगर्स पता होनी चाहिए। 5,000 आपने कहा कि गुजारा अलाउंस देते हैं, तो 14,000 क्यों रिलीज़ कर दिया आपने अगर 5,000 का अलाउंस है तो? थैंक यू सर। मुंहिंजो सवाल आहे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहिबा खां। हिननि में ज़िक्र आहे दीनी मदरसा। मुंहिंजो सवाल इहो आहे त दीनी मदरसा सिंध में त तमामु घणा आहिनि, उन्हनि खे कहिड़ी क्राइटेरिया तव्हां ॾिसी ऐं या रजिस्टर कराईंदा हूंदा आहिनि तव्हां वटि, या सभिनी मदरसनि खे ज़कात ॿारनि खे ॾिनी वेंदी आहे? न, जेके रजिस्टर मदरसा उन्हनि खे ॾिनी वेंदी आहे, पर हाणे सर उन में थोरो जेको आहे थोरो मुश्किल थी वियो आहे, छो त DC खां असां रिपोर्ट वठंदा आहियूं, होम डिपार्टमेंट रिपोर्ट ॾींदो आहे, त जेकॾहिं केरु अप्लाई करे थो त रिपोर्ट ॾींदो आहे, उन रिपोर्ट खां पोइ ॾींदो आहे। हाणे DC ऐं होम डिपार्टमेंट थोरो अवॉइड कंदो आहे मदरसनि जे हवाले सां रिपोर्ट ॾियण जी वजह सां, जंहिंजी वजह सां असांखे थोरो प्रॉब्लम पियो थिए त जेके दीनी मदारस आहिनि उन्हनि खे जेको बजट आहे, एलोकेशन आहे, उन खां तमामु घटि, तव्हां फिगर्स ॾिसंदा तमामु घटि आहे। कोशिशि कई वेंदी जेको हाफ़िज़ ॿार हूंदो आहे उनखे ॾिनी वेंदी आहे। उन्हनि दीनी मदरसनि में कुझु ॿारनि जी क्राइटेरिया रखियलु आहे, उन क्राइटेरिया जी बेसिस ते असां जेको आहे उन्हनि खे फंड ॾींदा आहियूं। Question number 2753, Rana Ansar Sahiba. थैंक यू सर। सर मेरा पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहिबा से सवाल है कि आपने मेरा तो सवाल का जवाब पूरा तफसीली दिया है, लेकिन मुझे ये मालूम करना है कि ये जो आपका बराह रास्त ज़कात देने का तरीका और फ़हरिस्त का तरीका क्या है, यानी बराह रास्त किस तरीके से एप्लीकेशन मूव की जाती है? बराह रास्त आप कोई भी सिंपल एप्लीकेशन और NIC के साथ लोकल कमेटी हमारी जो UC, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कमेटी है, फिर आपकी तहलका कमेटी है, फिर UC कमेटी है, इवन आपकी देह कमेटी भी बनी हुई है, तो तकरीबन हमारे पास 5,700 कमेटीज़ बनी हुई हैं। जहाँ पे भी जिसका राब्ता है, अप्रोच है, वो वहाँ पर जाए, सिंपल एप्लीकेशन जमा करवाए। इंशाल्लाह अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें या डिपार्टमेंट किसी से भी करके सिंपल आप एप्लीकेशन दे दें। गुजारा अलाउंस के लिए देना चाहेंगी तो भी आपको मिल जाएगा। बाकी वो प्रोसेस जो हम 14,000 रुपये देते हैं वो प्रोसेस थोड़ा लंबा है, क्योंकि वो फिर आपको बायोमेट्रिक सिस्टम है, उसके बाद बायोमेट्रिक के ऊपर नादरा गवर्नमेंट की अपनी MOU साइन हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो रहा है जो है वो, लेकिन वो हो जाता है। वो साल में हम 14,000 रुपया देते हैं, 2,000 ईद की खर्ची देते हैं, 12,000 रुपया हम साल में देते हैं। सिंपल है, आप ज़कात ऑफिस खुली हुई है हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में, ज़कात ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट ज़कात ऑफिसर बैठता है, वहाँ पे एप्लीकेशन पहुँचा दें, चेयरमैन को दे सकते हैं, चेयरमैन को दे दें, कमेटी का मेंबर है, क्योंकि मैंने बताया कि 5,700 हमारे जो है ना कमेटीज़ मेंबर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट, फिर टेलका, फिर आपका UC, फिर दे, तो कहीं ना कहीं पे राब्ता हो जाता है। अगर नहीं हो रही तो कोई भी मेंबर हमें राब्ता कर ले, अप्रोच कर ले, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उसको रिलीफ दें हम। सर मेरा सेकंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है कि आपने लिखा है नीचे कि 2 ख़वातीन जिनकी उम्र 35 साल हो वो आप इस कमेटी की मेंबर होंगी, तो ये 2 ख़वातीन और चेयरमैन का तरीक़ाकार क्या होता है और ये कितने अरसे तक तयनात रहते हैं?
इसमें कमेटी जो होती है हमारे एक्स ऑफिसर जो है वो हेल्थ भी है, रेवेन्यू ऑफिसर भी है, एजुकेशन ऑफिसर भी रखा होता है। दो खवातीन हमने इसलिए कमेटी में रखी हुई हैं। सिंपल जैसे आप मुसलमान हो, आपकी एज कितनी है और शरीफ हो, जो जो वहाँ के मोअज़्ज़िन बताते हैं तो उसको रखा जाता है। और जो टाइम है वो 3 साल का टाइम है। 3 साल के बाद दूसरी दफ़ा फिर प्रोसेस होता है। एक चेयरमैन को 2 टेन्यूर दिए जाते हैं, वो उसकी मर्ज़ी, वो 2 टेन्यूर काम करे या 1 टेन्यूर काम करे, लेकिन टाइमिंग ड्यूरेशन जो है वो 3 साल का ड्यूरेशन रखा हुआ। सर मेरा तीसरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है कि आपने लिखा है कि जो इमदाद ज़कात दी जाती है वो दीनी मदारिस, एजुकेशनल, वोकेशनल, सोशल इदारों, सरकारी अस्पताल, खैराती इदारे, तो ये दीनी मदारिस या एजुकेशन, वोकेशनल, इनको देने का तरीक़ाकार क्या होता है? यानी हमें क्या पता कि दीनी मदारिस को कितनी दी जाती है रकम, और खैराती इदारे जो हैं उनको कितनी रकम दी जाती है, तो उसका क्राइटेरिया क्या रखा जाता है? यानी उसकी क्या कोई एप्लीकेशन मूव होती है दीनी मदारिस की, या फिर खैराती इदारे कौन कौन से शामिल होते हैं? देखिए, दीनी क्राइटेरिया वही है जो गुजारा अलाउंस का है, वही सबके लिए वही क्राइटेरिया है। जो हम स्कॉलरशिप के लिए रखा हुआ है वही क्राइटेरिया है। अप्लाई करने के यकीनन कुछ लोगों को पता नहीं चलता, इसलिए आप डिस्ट्रिक्ट ऑफिस हमारी जो है, जहाँ डीसी की ऑफिस है वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बाकायदा बनी हुई है, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है, डिस्ट्रिक्ट मेंबर है, उनके पास सिंपल प्रोसेस है। आप एप्लीकेशन जमा कराओ, कार्ड की कॉपी लगा कर कि ये मैं ज़रूरतमंद हूँ, मुझे दिया जाए। जो इंस्टीट्यूट को हम देते हैं वह अब जो बताया कि हेल्थ के हम तकरीबन 26 इंस्टीट्यूट को हम पैसे जो है ना वो डायरेक्ट देते हैं। उन्होंने जैसे किरण हॉस्पिटल हम वहाँ देते हैं, हम सिविल हॉस्पिटल को देते हैं। तकरीबन 26 के करीब इंस्टीट्यूट हैं हम जिनको हम हॉस्पिटल्स को पैसे देते हैं। तो वो वहाँ के, अगर आप किसी भी हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल में कोई नीडी जाता है तो जो डेस्क बनी हुई है वहाँ पे आप कहोगे कि भाई हमें ज़कात की मद में जो है ना इसकी हेल्प करनी है, तो वो प्रोफार्मा आपको दे देते हैं। वो प्रोफार्मा फिल कर आप जमा कराओगे तो वो पैसे जो है ना वो ज़कात के थ्रू जो है ना उसकी हेल्प हो जाती है। तो प्रोसेस ईजी है। कहीं पे किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएंगे तो वहाँ डेस्क पर ज़रूर वहाँ पे ऑफिसर बैठता है वहाँ पर, और वहाँ फॉर्म मिलेगा, प्रोफार्मा मिलेगा, वो प्रोफार्मा फिल करके आप दे देंगे। कोशिश होती है कि इनडोर जो पेशेंट आता है उसको 5,000, आउटडोर को 3,000, लेकिन अगर किसी पेशेंट की ट्रीटमेंट है तो 1 लाख से लेकर 5 लाख तक ज़कात की तरफ से हेल्प होती है। उसकी मेडिसिन की मद में हम हेल्प करते हैं। वो हॉस्पिटल के थ्रू पैसे हॉस्पिटल को देते हैं, वो हॉस्पिटल ही उसका ट्रीटमेंट करवाती है। तो ये मुख्तलिफ प्रोसेस हैं जो करवाते हैं। दीनी मदारिस का क्या तरीका होता है? दीनी मदारस भी वो अपने जो दीनी मदारस है वो अपने ही तरफ से जो है ना वो एप्लीकेशन भेजते हैं, लेकिन इस वक्त हमें प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि दीनी मदारस का जो NCCOC है उन्होंने कहा हुआ है कि जब तक आपको होम डिपार्टमेंट की तरफ से या सिटी गवर्नमेंट की तरफ से, DC की तरफ से ओके नहीं होगा, NOC नहीं मिलेगी तो उनको पैसे नहीं मिलते, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि कहीं काफ़ी सारा मतलब इतनी ज़्यादा जो है दहशतगर्दी हुई है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट खुद भी रिजर्व हो गए, तो वो DC और होम डिपार्टमेंट बहुत मुश्किल से NOC देते हैं, जिसकी वजह से मदारस को जो है वो रिलीज कम हो रही है। अदरवाइज़ भी बाकी इंस्टीट्यूट जो है ना उनको मेरे प्रोसेस वही जो जिस तरह यूनिवर्सिटीज़ को हमने अप्लाई के लिए प्रोसेस दिया हुआ, इसी तरह दीनी मदारस का भी वो प्रोफार्मा है, वही प्रोसेस है, वो करते हैं। स्पीकर साहब, मेरा पार्लिमानी सेक्रेटरी साहबा से क्वेश्चन है कि जिस तरह सिंध में 29 अजला हैं और तहसील और लोकल में आपकी जो कमेटीज़ बनी हुई हैं उनमें जो 2 ख़वातीन मेंबरान हैं उनमें इस वक्त कितनी वैकेंसीज़ पर वो ख़वातीन हैं और कितनी वैकेंसीज़ पर खाली हैं जिसमें ख़वातीन इस वक्त मौजूद नहीं हैं? टोटली फ्रेश क्वेश्चन आप सबमिट करवा दें तो हम उसकी, क्योंकि जाहिर सी बात मैं बता रही हूँ कि 5,700 कमेटीज़ हैं, तो मेरे पास इस वक्त कोई फिगर नहीं है। अगर आप कहेंगी तो हम दे देंगे, क्योंकि 5,700 कमेटीज़, इट मीन्स कि अगर आप 2 ख़वातीन तो लगाएं तो ये 10,000 11,000 के करीब हो जाएंगी ख़वातीन। तो वो इस वक्त मेरे पास फिगर नहीं है। अगर आप क्वेश्चन फ्रेश क्वेश्चन डालेंगी तो हम डिपार्टमेंट से वो चीज़ें पूछ के आपको बता सकते हैं। मुझे प्लीज़ दीजिएगा, आप क्वेश्चन सबमिट करवा दीजिएगा तो वो डिपार्टमेंट आ जाएगा तो हम वो दे देंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 3568 राना अंसार साहब। थैंक यू सर।
क्वेश्चन 3568 आंसर में भी टेकन इज रेड। सर मेरा पहला सप्लीमेंट्री है कि ये जो आपने फोती खाते में लोगों को जो रोज़गार दिया है, इस फोती खाते का तरीक़ाकार क्या होता है? सर तरीक़ेकार सिंपल है कि अगर ड्यूरिंग जॉब किसी का इंतकाल हो जाता है तो वो डिपार्टमेंट के थ्रू जो एलिजिबल हो, या वो बेटा हो या बेटी हो, वो अप्लाई करते हैं कि भाई मेरे वालिद का या मेरी वालदा का इंतकाल हो चुका है। वो एप्लीकेशन के साथ फिर वो उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर वो उसका वालिद का अंत तो वो डेथ सर्टिफिकेट, वो तमाम चीज़ें डिपार्टमेंट के थ्रू, लॉ डिपार्टमेंट, फिर इसका फाइनल जो है वो चीफ सेक्रेटरी साहब जो है ना वो कमेटी बैठती है, बाकायदा कमेटी बैठ के उसको फाइनलाइज करती है। इस वक्त तकरीबन जो आपको जब आपने सवाल किया था तो उस वक्त हमारे पास 3 थे, लेकिन इस वक्त जो करंट है हमारे पास डिजीज़ कोटा पे हमने तकरीबन 51 के करीब जो है वो डीसेट कोटा पे हमने जो है वो कर दिए। वो कमेटी बैठती है, वो हर डिपार्टमेंट इस वक्त जो है हर डिपार्टमेंट की हुई है, हमारी डिपार्टमेंट की हुई है, जिसमें हमने तकरीबन 51 लोगों को जो है डीसेट कोटा पे जो है वो वापस रखा है। सर मेरा सेकंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है कि ये जो आपने अभी बताया कि 51 फोती खाते में आपने लोगों को रोज़गार दिया है, तो इसमें कितनी ख़वातीन जो हैं इनको रोज़गार मुहैया किया गया है? मेरे पास इस वक्त फ्रेश क्वेश्चन है, अगर आप सबमिट करेंगे तो हम वो तमाम लोगों, क्योंकि आपने 3 का पूछा था सवाल था, तो तीनों का हमने बाकायदा नाम और डिटेल आपको दे दिए है कि आर्डर की कापी भी लगा के दी है कि इन 3 लोगों को हमने आर्डर दिया है। बाकी आप क्वेश्चन डालेंगी तो फिर हम वो डिपार्टमेंट से डिटेल लेकर दे देंगे। नहीं सर, मैंने 3 लोगों का नहीं पूछा था, आपने जवाब जो मुझे मिला है वो 3 लोगों का मिला है। मैंने वो इसलिए दिया कि जब आपने क्वेश्चन पूछा था उस वक्त जितने लोगों को हमने डीसी कोटा पे हुआ था उनका ऑर्डर दे दिया, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो आपका पुराना क्वेश्चन है। उस वक्त जो चीज़ें थी वो हमने दे दी थी। अब 17-18 अब 2021 चल रहा है, तो जो चीज़ें चेंज हुई हैं वो फ्रेश आपको नॉलेज दी है। बाकी उस टाइम पे जो सवाल था उसकी बेस पे मैंने बताया कि उस टाइम पे 3 लोगों का हुआ था कोटा पे। नो मोर सप्लीमेंट। सप्लीमेंट जी, क्वेश्चन नंबर 3812 रबिस्तान खान is not here. Question hour is over. Well done, Honorable Minister Sahaba. Now we have call attention notices. ये खत्म करके आपको I'll give you time. कल भी आपको मैंने टाइम दिया था। Sir, I think अगर business let me finish this call attention. Okay, call attention notice number 2 of 2021 given notice by Nusrat Saira Basi Sahiba. को मिला है? Sir, call attention number 2. The attention of this House is drawn to the issue of non-payment of salaries to the 300 teaching and non-teaching employees of the Qaid-e-Awam University Ladkhana campus. The employees are being denied salaries without any reasonable grounds on part of the Qaid-e-Awam University administration, Nawab Shah. This has to the serious financial constraint being faced by the employees of the Qaid campus. Will the Honorable Minister for University and Board Department specify the steps taken for the rest of this issue? Sir, can I speak? जी बोले। जी सर, कायदे-ए-आवाम यूनिवर्सिटी की ये टीचिंग और नॉन टीचिंग जो स्टाफ है उनकी सैलरी का ये मसला चल रहा था काफ़ी अर्से से। अब ऑनरेबल मिनिस्टर जो यूनिवर्सिटीज़ और बोर्ड्स के हैं वो इसके बारे में बताएं आवाम को, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको पता है कि हालात के हवाले से फाइनेंशियली किस कदर सफ़र करता है कोई भी एम्प्लॉई हो, अगर उसको सैलरी ना मिले वक्त पर तो फिर उनकी जो लाइफ है वो किस कदर मुश्किलात से गुजर रही होती है।
तो मिनिस्टर साहब इसके रीजन भी बताएं और हाउस को बताएं कि क्या वजह है उनकी सैलरी इनको क्यों नहीं दी जा रही। जी Who is going to respond? जी मिनिस्टर साहब बताएं। सर एज पर डिपार्टमेंट से जो इन्फॉर्मेशन आई है कि वाइस चांसलर अपना कायदे अवाम यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी नवाब शाह हैज़ इन्फॉर्म्ड एंड टीचर्स ऑफिसर्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ ऑफ कायदे अवाम यूनिवर्सिटी कैंपस लाड़काना की मार्च 2021 तक सैलरी पे हो चुकी है। सिर्फ इन द मंथ ऑफ अप्रैल इनकी सैलरी रहती है जो अभी मेरे ख्याल में अगले 1-2 दिनों में हो जाएगी और फिर जो अगले महीने की है वो ईद से पहले हो जाएगी। टू मार्च 2021 तक ऑल एम्प्लॉयज़ की सबकी सैलरीज वगैरह क्लियर है सर। Now call attention notice number 4 of 2021 given notice by Mr. Adil Ahmed साहब। सर इसमें मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये अगर आज डिफ़र किया जाए। आई वास्ट द डिपार्टमेंट प्रॉपर इसका जवाब आया नहीं है अभी तक। अगर आप करें डिफ़र नेक्स्ट सिटिंग तक, आई वुड रिक्वेस्ट थ्रू यू तो अगर ठीक है थैंक यू रेफर कर बोल दीजिए। स्पीकर साहब मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि इसका जवाब नहीं आया प्रॉपर तो इसको डेफर करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट सिटिंग जो हमारी होगी उसमें मैं इसको कर दूंगा। अगर ये प्री बजट सेशन में तो नहीं हो सकेगा ना? प्री बजट के बाद भी सेशन चलेगा, डोंट वरी। नेक्स्ट सिटिंग में जैसे ही कॉल अटेंशन होगा सबसे पहले ये उठा लेंगे। रेस्ट एश्योर्ड। रमज़ान गुजर जाएगा, इशू रमज़ान आपकी मर्जी है, फिर जो जवाब चाहिए मैं मंडे से तो हम डिस्कस कर रहे हैं प्री बजट सेशन को, उसमें तो वी आर not having question and answer. Sir, I know, but after the pre-budget session will carry on. So the next sitting I'm requesting for, which will take right after pre-budget, जो Friday को खत्म होगा, Monday को जो next sitting होगी, उसमें मैं request करूँगा कि ये ले आएँ तो मैं इनको fully तरीके से। If he agrees. स्पीकर साहब सिर्फ एक कंसर्न है कि ये ज़्यादा pertinent है रमज़ान से, तो रमज़ान तो गुजर जाएगा, फिर रमज़ान के बाद इस नहीं, I think सेशन चलेगा अभी लंबा। रेस्ट अश्योर, रोजे हम इधर ही पूरे करेंगे। Now call attention notice number 3 of 2021 given notice by Rabia Khatun साहिबा। सर शुक्रिया, इसका आंसर कौन देगा? लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर तो नहीं है मौजूद? जी अच्छा ओके। मिनिस्टर फॉर लोकल वो है हमारे जी। ओके जी सर। Will the Honorable Minister for Local Government Sindh may please to give answer statement that about shortage of water supply in Karachi, especially in Korangi town. Kindly inform what steps have been taken by the government for improvement of water supply in this warmest summer in affected areas of Korangi town. सर मैं इस हवाले से ही कहना चाहती हूँ कि पानी क्योंकि हर शख्स की बुनियादी ज़रूरत है, लेकिन अफसोस ये है कि कराची एक मेगा सिटी है और इस मेगा सिटी में इस वक्त पानी भी है मौजूद। ये नहीं कि पानी नहीं है, अगर पानी नहीं होता तो हाइड्रेंट कैसे चल रहे होते, पानी नहीं होता तो माफियाज पानी किस तरह से फ़रोख्त कर रहे होते। लेकिन उसके बावजूद, इन सब चीज़ों के बावजूद पानी का मसला उसी तरह से बरकरार है, जबकि इस वक्त मौसम गर्मा शुरू हो चुका है। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है और इस बाबरकत महीने के अंदर लोग पानी की तलाश में भी घूम रहे हैं। मैं इसमें सिर्फ जिक्र, मैंने तो कोरंगी का कहा, लेकिन कोरंगी नहीं, पूरी कराची में सेम पोजीशन है, चाहे वो औरंगी हो, कोरंगी हो, रनछोड़ लाइन का एरिया हो, चाहे वो मलीर हो, लांडी हो, इसके साथ साथ लियाकताबाद, हर जगह पानी की परेशानी है। गुज़िश्ता कई महीने से मेरे रिहायशी इलाके कोरंगी के अंदर पानी की शॉर्टेज है। पानी का मसला ये, जब हम बात करते हैं कि पानी नहीं आ रहा है तो उसके लिए कहा यह जाता है कि पिपरी पे, धावे जी पे लाइन जो है वो डैमेज हो गई है, उसकी वजह से पानी बंद है। लेकिन ये कंटिन्यू ऐसा नहीं होता सर, लाइन हुई, डैमेज हुई, ये आवाम का मसला नहीं है, ये केई के साथ मामलात का मसला है कि केई की जानिब से सप्लाई में प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से लाइनें फटी। आवाम क्यों इस परेशानी को भुगते? एक लिमिटेड टाइम होता है कि उसकी दुरुस्तगी हो गई है, लेकिन पानी प्रॉपर नहीं चल रहा है।
पानी की पोजीशन ये है कि पानी जब बहुत ज़्यादा खून करने के बाद पानी खुलता है तो आधे घंटे के लिए, अब आप ये बताइए कि आधे घंटे के लिए जब पानी स्टार्ट किया जाएगा तो वो कहाँ तक पहुँचेगा और कौन उस पानी को से फैज़याब हो सकेगा। इस कोरंगी के अंदर पूरी कोरंगी इस पानी के मसले से मुतासिर हुई है। इस वक्त ख़ुद मेरे इलाके में पानी का इतना शदीद मसला है कि वहाँ पर आधे घंटे बमुश्किल 1 दिन 2 दिन के बाद आधे घंटे के लिए पानी आ रहा है और वो भी कोई टाइमिंग उसका नहीं है। जबकि दूसरी तरफ इसी कोरंगी के कुछ इलाके ऐसे हैं जो लोकल गवर्नमेंट बहुत अच्छी तरह से जानती है कि वहाँ पर पानी माफिया किस तरह से 500 रुपये महीने पर पानी प्रोवाइड भी कर रहे हैं और दरवाजे नॉक करके कहते हैं कि भाई पानी का टाइम हो गया है, पानी आप इसको भर लें। तो सर ऐसा कैसे? जो लोग पानी का बिल भर रहे हैं वो परेशानियों का शिकार है। मैं वाई एरिया के अंदर रहती हूँ, टी एरिया मेरे साथ है, 51C, 51B, 51A, आप यूसी हमारी 36 है, अवामी कॉलोनी है, लांडी के एरियाज़ हैं, इन सब में इसी तरह से सेम पोजीशन है। इसमें जो लोग भी इस माफिया के कारोबार में लोग हैं उनको देखा जाए, उन पे पाबंदी लगाई जाए। अगर वो लोग अपना काम ये इस तरह से करते रहे तो इसके मायने ये कि वाटर बोर्ड इस जगह पे नाकाम हो रहा है, क्योंकि जो पैसा गवर्नमेंट को जाना चाहिए, जो वाटर बोर्ड को मिलना चाहिए, वो लोगों की जेब के अंदर जा रहा है। ये इस माफिया को कंट्रोल करना, इसके साथ साथ वाटर हाइड्रेंट जो चल रहे हैं, ये इन वाटर हाइड्रेंट के हवाले से भी मैं यही कहूँगी कि मुख्तलिफ जगहों पे वाटर हाइड्रेंट काम कर रहे हैं। ये 24 घंटे इन पे पानी सप्लाई हो रहा है, तो कैसे हो रहा है सर? पानी नहीं है तो फिर कैसे पानी आ रहा है? पानी है लेकिन उसकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। जो करप्ट लोग जहाँ पर है, तो ये जिम्मेदारी बनती है इदारों की कि उसको वो देखें, उन लोगों पर पाबंदी लगाएं, माफिया को कंट्रोल करें, माफियाओं के हाथ से इलाके के लोगों की मुश्किलात को ख़त्म करवाएं। पानी सबकी ज़रूरत है और पानी सब तक पहुँचना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू मिस्टर स्पीकर साहब। मेरी बहन राबिया खातून ने जो कराची सिटी में पानी की इशूज़ उठाया है वो इंतहाई अहमियत की आमल है और स्पेशली इस माह रमज़ान में यकीनन पानी की कमी इस शहर में नहीं होना चाहिए। तो मैं अपने बहन को ये बताता चलूँ कि एक तो जनरल इशू कराची के साथ चल रहा है जिसमें सप्लाई और डिमांड की शॉर्टेज है ही है, उसको हम अभी तक मीट नहीं कर सके। लॉन्ग टर्म प्लानिंग उसके लिए चल रहे हैं, जैसे कि K4 भी चल रहा है, कुछ और स्कीम्स भी चल रहे हैं। इंटरनल सिस्टम को बेहतर करने की काफ़ी कोशिश की जा रही है। जिस तरह से पिछले साल आपको याद होगा कि 100 MGD पानी की पंपिंग स्टेशन चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने इफ्तिताह की थी पिपरी में, वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी कि कराची में पानी की सप्लाई को बेहतर किया जा सके। और पिछले ADP में आप देखेंगे 150 मिलियन हर डिस्ट्रिक्ट में हमने रखे थे, वो भी इसलिए रखे थे कि तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में पानी की सप्लाई को, लाइनों को बेहतर किया जा सके ताकि तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को पानी पहुंचाया जा सके। कोरंगी के हवाले से मेरी बहन स्पेशली आप जो इस वक्त कह रही हैं वो यकीनन कोरंगी अप्रैल में काफ़ी डिस्टर्ब रहा है। उसकी वजह ये कि कोरंगी को जो पंपिंग होता है वो पिपरी पंपिंग से सर पंपिंग होता है वहाँ पे, और वो 2 वजह से अप्रैल में काफ़ी डिस्टर्ब रहा। एक तो पंपिंग स्टेशन से लेके ऊपर बे तक जो हम पानी पहुंचाते हैं सर, वो लाइन बस्ट हो चुका था। उसकी बाद फिर पूरी महीने में शॉर्टफॉल जो K इलेक्ट्रिक की थी वहाँ पे लोड शेडिंग की वजह से पानी की सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं हो सका, जो कि अप्रैल की महीने में काफ़ी डिस्टर्ब रहा है। और वो अभी आज बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूँ तो वो सप्लाई को जो शॉर्टफॉल था K इलेक्ट्रिक का वो भी ख़त्म हो चुका है और वो लाइन है उसकी मरम्मत हो चुकी है और पानी बहाल हो चुका है। और मेरी बहन जहाँ तक आइडेंट्स की बात है, ये आइडेंट्स कराची में 6 आइडेंट्स लीगल चल रहे हैं और वो इसलिए चल रहे हैं कि कराची की उन एरियाज़ में जहाँ पे लाइन के थ्रू पानी नहीं पहुँचाया जा सकता, जहाँ लाइन नहीं बिछे हों, उन एरियाज़ को पानी पहुँचाने के लिए हैं। पूरी कराची में पहले बहुत ज़्यादा थे लेकिन इस वक्त सिर्फ 6 आइडेंट हैं, वो लीगल हैं और वो इसलिए चल रहे हैं कि जहाँ पानी नहीं है उनको पानी पहुँचाया जा सके। मैं आपकी इस बात से यकीन इत्तेफाक करता हूँ कि एक आध आइडेंट ऐसा ज़रूर होगा जो कि पॉपुलेशन के अंदर होगा, आबादी के अंदर होगा, उसको भी हम शिफ्ट करने के लिए सोच रहे हैं। इंशाल्लाह ताला जो पॉपुलेशन के अंदर है उनको पॉपुलेशन से बाहर निकालेंगे। थैंक यू सो मच।
Now call attention notice number 1 of 2021 given notice by Shehzad Qureshi Sahab. He is not here. Call attention notice number 5 of 2021 given notice. जी डिस्कनेक्ट हो गए, इधर है, डिस्कनेक्ट हो गए, डिस्कनेक्ट हो गए। उन्होंने अपने आप को डिस्कनेक्ट कर दिया है। He waited for long, probably आप लोगों की शक्लें देख देख के वो बेजार हो गया होगा। तो जी नहीं, ऐसे तो नहीं होता है। Rules don't allow such things. So call attention notice number 5 of 2021 given notice by Rana Ansar Sahiba. जी। Thank you, sir. Sir, will the Minister for Women Development Sindh may please to give answer statement that the instead of the doing operation rape has been committed with a woman in a private hospital of Larkana. What action has been taken by the department against the hospital and the staff involved in the said incident? सर मुझे थोड़ा सा सर बड़ी इंतहाई दुख की बात भी है और अफसोस की बात भी है। मिनिस्टर साहिबा काफ़ी ख़वातीन पर और अपने उस पर काम कर रही हैं। मैंने इनके साथ कॉकस में काम किया है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि सर आपने सुना होगा कि मुक़द्दस पेशा है डॉक्टर, हॉस्पिटल। औरत जब जाती है तो सब कुछ अपना दीन ईमान, एक ईमान के साथ वो जाती है। सर वो ग़ुलाम फ़ातिमा एक औरत लाड़काना से उसका ताल्लुक़ है, 25 साल ये ख़ातून है, अपने घर की सीढ़ियों से गिर गई थी। ऑपरेशन के लिए एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, एक निजी अस्पताल में वो गई। उनको जब ऑपरेशन के लिए बेहोशी का इंजेक्शन लगाया गया तो सर जब उनको ऑपरेशन थिएटर में बजाय कि उसका ऑपरेशन किया जाए, उनके साथ अमले ने उनका रैप कर दिया। सर इंतहाई अफसोस की बात है और इंतहाई दुख की बात भी है कि कोई भी एक, चाहे शादीशुदा औरत हो चाहे कोई लड़की हो, एक अपने आप को जब उस कमरे में जा रही होती है और एक ऑपरेशन के लिए, एक मुक़द्दस पेशे के लिए बैठी होती है। सारे हॉस्पिटल, सारे डॉक्टर्स, मैं नहीं कहती कि ख़राब हैं, लेकिन जिस किसी ने भी ऐसा किया है, जिस किसी ने भी उनके साथ, उस ग़ुलाम फ़ातिमा के साथ इस तरह के अमल किया है, ना जाने कितनी और लड़कियों के साथ भी ये चीज़ें हो सकती हैं जो मीडिया पर या बाहर हाईलाइट नहीं होती। सर ये इंतहाई अफसोसनाक भी बात है कि एक ऑपरेशन थिएटर में एक खातून के साथ रैप कर दिया गया। तो इस सिलसिले में वहाँ पर एक आदमी के लिए एक FIR भी काटी गई। हॉस्पिटल मेरा कोई सर कोई इसमें पॉइंट स्कोरिंग नहीं है कि हॉस्पिटल के साथ क्या किया, डॉक्टर्स के साथ क्या किया, लेकिन मैं ये ज़रूर समझती हूँ कि खातून के साथ इंसाफ किया जाए और इस मुक़द्दस पेशे के लिए जो औरत या लड़की या कोई भी जाए उसका इस्तेमाल इस तरह से ना किया जाए। उसको बाकायदा इसकी मज़म्मत भी है और इसकी सज़ा भी दी जाए। हम यहाँ बिल भी पास करते हैं, हमारी सिंध असम्बली ख़वातीन के बहुत बिल लेकर आती है। मिनिस्टर साहिबा ख़ुद भी काफ़ी इस पर काम भी कर रही हैं। तो मेरा यही है कि इनको इनको इनकी मज़म्मत भी करती है और इनके लिए क्या किया है, एक्शन लिया गया, ये भी बताया जाए। शुक्रिया। स्पीकर साहब, ये वाक़या जो है, इसकी FIR जो है वो 12 तारीख़ मार्च की ये FIR कटी थी और मेरी ऑफिसर डिप्टी डायरेक्टर लाड़काना शमा परवीन साहिबा ने वहाँ विज़िट 14 तारीख़ को किया था। 13 तारीख़ को ये ट्वीट हुआ था। 14 तारीख़ को मेरी डिप्टी डायरेक्टर साहिबा वहाँ गई थी। मेरे पास क्योंकि डिपार्टमेंट का एक्शन पूछा गया है, मेरे पास ये पिक्चर भी है। ये ख़ातून की जो रिपोर्ट उन्होंने ख़ुद भी बनाई है, उसमें ख़ातून ने ये कहा है कि वो ऑपरेशन थिएटर में गई तो आफ्टर द ऑपरेशन जब वो अनकॉन्शियस थी अंडर द इफ़ेक्ट ऑफ एनेस्थीसिया तो उनको रेप किया गया। तो जब उन्होंने 3 टेक्नीशियन के नाम लिए इसमें और उसके बाद उन्होंने कहा कि जब डॉक्टर वहाँ पे आए तो उन्होंने उनसे रिपोर्ट की तो डॉक्टर ने उनको खामोश रहने को कहा
और लेकिन वो खामोश नहीं हुई और उन्होंने अपने घर जाकर इस पर बात की। FIR वगैरह हुई, मेरा डिपार्टमेंट भी गया था, उनको हेल्थ लीगल असिस्टेंस की भी बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि वो ख़ुद अपना लॉयर करेंगी। सर, ये DNA रिपोर्ट है जाम शोरों की, हैदराबाद मतलब जाम शोरों से ये DNA रिपोर्ट है। इसके मुताबिक जो DNA है उन्होंने मैच नहीं किया है, तो डॉक्टर जो है वो उनका तो बेल पहले ही हो गई थी, लेकिन बाकी 3 जिन पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था उनका DNA मैच नहीं कर सका, लेकिन अभी भी वो अंडर अरेस्ट हैं। हम आज भी राब्ते में हैं कि उनको अगर हमारी कोई मदद चाहिए, लेकिन ये DNA रिपोर्ट जो है वो कुछ और है। तो रेप जो है वो जाहिर है कि क्राइम है और नहीं होना चाहिए, और इसीलिए क़वानीन भी हैं। लेकिन मेरा डिपार्टमेंट जो है लाड़काना में, क्योंकि हमारे पास लाड़काना डिवीज़न में हमारे पास स्टाफ भी है, ये गए थे, और जहाँ नहीं भी होता हम कोशिश करते हैं कि ज़रूर जाएं। और क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे ट्वीट वगैरह हो जाता है, तो हम ये चाहते हैं कि इस तरह के केसेस में नाम वगैरह नहीं लें। तो क्योंकि अब ये रिपोर्ट मसला बिल्कुल हल की तरफ जा रहा है और रिपोर्ट भी नेगेटिव है DNA की, तो क्या कहा जा सकता है। Call attention is over. Now, is there any leave application? अभी आपको देता हूँ। No, sir, no any leave application. No leave application. Any privilege motion? Notice Yes, given by Mohammad Qasim Saab. He is not here. Adjournment motion number 3 of 2021, notice by Nida Khodo Saiba. She is not here. Now presentation and consideration of report of the Standing Committee on Law and Parliamentary Affairs and Human Rights on following government bills. Bill number 19 of 2019, the Sindh Regularization of Teacher Appointed on Contract Basis Amendment Bill 2019. Sir, may I be allowed to present the report, sir? Ji. Sir, I rise to present the report of Standing Committee on Law and Parliamentary Affairs and Human Rights on Government Bill number 19, the Sindh Regularization of Teachers Appointed on Contract Basis Amendment Bill 2019. The report is presented. Now consideration of the report of Standing Committee of Law and Parliamentary Affairs and Human Rights. Sir, इसमें अगर मुझे इजाज़त हो तो थोड़ा बैकग्राउंड इसका मैं बता दूं। आप ब्रीफ करेंगे? Sir, briefing. Okay. Sir, basically, sir, the teachers were appointed on contract basis. The People's Party government regularized the services of these teachers in 2018. But sir, in 2018 bill, the teachers who were appointed over a certain number of years, उसमें सर वो years कुछ रह गए थे, तो basically इसमें amendment करके उन teachers को जो मुख्तलिफ साल में 2013, 14, 15 और 17 में मेरिट पे अपॉइंट हुए थे ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, उसको इस अमेंडमेंट में इंक्लूड किया गया है। सर, इसमें रिपोर्ट में एक टाइपिंग एरर भी हो गया है। 2013 हमने मिनट्स में लिखा था, लेकिन यहाँ पे जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें 2013 जो है वो गलती से जो है वो डिलीट हो गया। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि 2013 भी इसमें अगर इंक्लूड कर दिए थे। Thank you. 2013. Okay, the motion is that the consideration of the report of Standing Committee on Law and Parliamentary Affairs and Human Rights on Government Bill number 19 of 2019, the Sindh Regularization of Teachers Appointed on Contract Basis Amendment Bill number 2019 may be taken into consideration by the Assembly at once. Now I put the motion to the House. Those who are for the motion may say aye. Aye. And those who are against may say no. Ayes have it, and the motion is carried. Now, clause 2. Sir, I move that clause 2 in origin do stand part of the bill. The motion is that clause 2 in origin do stand part of the bill. Those who are for the motion may say aye. Aye. And those who are against may say no.
Ayes have it, ayes have it, and clause 2 in origin do stand part of the bill. Now clause 3. Sir, I move that clause 3 as recommended, amended by the Standing Committee do stand part of the bill. The motion is that clause 3 as recommended, amended by the Standing Committee do stand part of the bill. Those who are for the motion may say ayes. Ayes. And those who are against may say no. Ayes have it, and clause 3 as recommended, amended by the Standing Committee do stand part of the bill. Now clause 1. Sir, I move that clause 1 in origin do stand part of the bill. The motion is that clause 1 in origin do stand part of the bill. Those who are for the motion may say ayes. Ayes. And those who are against may say no. Ayes have it, and clause 1 in origin do stand part of the bill. Preamble. Sir, I move that preamble in origin do stand part of the bill. The motion is that preamble in origin do stand part of the bill. Those who are for the motion may say ayes. Ayes. And those who are against may say no. Ayes have it, and preamble in origin do stand part of the bill. Title of the bill. Sir, I move that the title of the bill in origin do stand part of the bill. The motion is that the title of the bill in origin do stand part of the bill. Those who are for the motion may say ayes. Ayes. And those who are against may say no. Ayes have it, and title of the bill in origin do stand part of the bill. Third reading. Sir, I move that the bill be passed into law. The motion is that the bill be passed into law. Those who are for the motion may say ayes. Ayes. Those who are against may say no. Ayes have it, and the bill is passed into law. Okay, now presentation and consideration of report of Standing Committee on Law and Parliamentary Affairs, Human Rights on Government Bill number 2 of 2021. जी चेयरमैन साहब. Sir, I rise to present the report of Standing Committee on Law and Parliamentary Affairs on Human Rights, Government Bill number 2 of 2021, the Sindh Child Protection Authority Amendment Bill 2021. The report is presented. Now consideration of report of Standing Committee on Law and Parliamentary Affairs and Human Rights on Government Bill number 2 of 2021. सर इस पे अगर मुझे इजाज़त दें तो थोड़ा मैं इसकी ब्रीफिंग जी आप ब्रीफ करेंगे जी सर ओके सर this important legislation was referred to a standing committee and we invited the rights groups including National Commission on Human Rights of Children and also the chairman of the authority, Sindh Child Protection Authority were also invited and we held extensive meetings. Basically, sir, the proposed amendments to the 2011 Act are to empower the Sindh Child Protection Authority to have more powers to monitor and protect the rights of the children, to investigate the complaints, and sir, basically this legislation has been passed because the provincial government is fully committed to ensuring the international, national and constitutional obligations of ensuring the rights of children. Sir, basically in this amendment, the proposed amendments, sir, we have the salient features are it has given more powers of suo motu powers to the authority. It is given for registration of FIRs. The authority can register the FIRs in case of missing children, and also it can take action on missing and included for abducted and missing children also. Sir, thank you very much. Okay, now consideration of the report of Standing Committee on Law and Parliamentary Affairs and Human Rights on Government Bill number 2 of 2021, Sindh Child Protection Authority Amendment Bill 2021. Ji, Minister Saab. Sir, I rise to move that the consideration of the report of Standing Committee on Law and Parliamentary Affairs and Human Rights on the Government Bill number 2 of 21, the Sindh Child Protection Authority Amendment Bill 21 may be taken into consideration by the Assembly at once. Now I put the motion to the House. Those who are for the motion may say ayes. Ayes. Against may say no. Ayes have it, the motion is carried. Now clause 2. Sir, I move that clause 2 as recommended, amended by the Standing Committee, do stand part of the bill. The
motion is that clause 2 as recommended amended by the standing committee do stand part of the bill. Those who are for the motion may say aye. Ayes. And those who are against may say no. Ayes have it, and clause 2 as recommended amended by the standing committee do stand part of the bill. Now clause 3. Sir, I move that clause 3 as recommended amended by the standing committee do stand part of the bill. The motion is that clause 3 as recommended amended by the standing committee do stand part of the bill. Those who are for the motion may say ayes. Ayes. And those who are against may say no. Ayes have it, and clause 3 as recommended amended by the standing committee do stand part of the bill. Now clause 4. Sir, I move that clause 4 as recommended amended by the standing committee do stand part of the bill. The motion is that clause 4 as recommended amended by the standing committee do stand part of the bill. Those who are for the motion may say aye. Ayes. And those who are against may say no. Ayes have it, and clause 4 as recommended amended by the standing committee do stand part of the bill. Now clause 5. Sir, I move that clause 5 as recommended amended by the standing committee do stand part of the bill. The motion is that clause 5 as recommended amended by the standing committee do stand part of the bill. Those who are for the motion may say ayes. Ayes. And those who are against may say no. Ayes have it, and clause 5 as recommended amended by the standing committee do stand part of the bill. Now clause 6. Sir, I move that clause 6 as recommended amended by the standing committee do stand part of the bill. The motion is that clause 6 as recommended amended by the standing committee do stand part of the bill. Those who are for the motion may say ayes. Ayes. And those who are against may say no. Ayes have it, and clause 6 as recommended amended by the standing committee do stand part of the bill. Now clause 7. Sir, I move that clause 7 as recommended amended by the standing committee do stand part of the bill. The motion is that clause 7 as recommended amended by the standing committee do stand part of the bill. Those who are for the motion may say ayes. Ayes. And those who are against may say no. Ayes have it, and clause 7 as recommended amended by the standing committee do stand part of the bill. Now clause 8. Sir, I move that clause 8 as recommended amended by the standing committee do stand part of the bill. The motion is that clause 8 as recommended amended by the standing committee do stand part of the bill. Those who are for the motion may say ayes. Ayes. And those who are against may say no. Ayes have it, and clause 8 as recommended amended by the standing committee do stand part of the bill. Now clause 9. Sir, I move that clause 9 as recommended amended by the standing committee do stand part of the bill. The motion is that clause 9 as recommended amended by the standing committee do stand part of the bill. Those who are for the motion may say ayes. Ayes. And those who are against may say no. Ayes have it, and clause 9 as recommended amended by the standing committee do stand part of the bill. Now clause 10. Sir, I move that clause 10 as recommended amended by the standing committee do stand part of the bill. The motion is that clause 10 as recommended amended by the standing committee do stand part of the bill. Those who are for the motion may say ayes. Ayes. And those who are against may say no. Ayes have it, and clause 10 as recommended amended by the standing committee do stand part of the bill. Now clause 11. Sir, I move that clause 11 as recommended amended by the standing committee do stand part of the bill. The motion is that clause 11 as recommended amended by the standing committee do stand part of the bill. Those who are for the motion may say ayes. Ayes. And those who are against may say no. Ayes have it, and clause 11 as recommended amended by the standing committee do stand part of the bill. Now clause 12. Sir, I move that clause 12 as recommended amended by the standing committee do stand part of the bill. The motion is that clause 12 as recommended amended by the standing committee do stand part of the bill. Those who are for the motion may say ayes. Ayes. And those who are against may say no. Ayes have it, and clause 12 as recommended amended by the standing committee do stand part of the bill. Now clause 1. Sir, I move that clause 1 in origin do stand part of the bill. The motion is that clause 1 in origin do stand part of the bill. Those who are for the motion may say ayes. Ayes. And those who are against may say no. Ayes have it, and clause 1 in origin do stand part of the bill. Preamble. Sir, I move that preamble in origin do stand part of the bill. The motion is that preamble in origin do stand part of the bill. Those who are for the motion may say ayes. Ayes. And those who are against may say no. Ayes have it, and preamble in origin do stand part of the bill. Title of the bill. Sir, I move that the title of the bill in origin do stand part of the bill.
The motion is the title of the bill in origin do stand part of the bill. Those who are for the motion may say ayes. Ayes. And those who are against may say no. Ayes have it, and title of bill in origin do stand part of the bill. Third reading. Sir, I move that the bill be passed into law. The motion is that bill be passed into law. Those who are for the motion may say ayes, and those who are against may say no. Ayes have it, and the bill is passed into law unanimously. बहुत मुबारक हो. This was a very important bill. बिल्कुल sir, it was. I'm sure everybody agrees. Even opposition will agree to it because child protection जो है ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बिल था. बहुत इम्पोर्टेंट बिल था सर, और हम अप्रिशिएट करते हैं. सारे मेंबर साहबान को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनके जिन लोगों ने इस पे काम किया है उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ. बिल्कुल सर. मिस्टर स्पीकर मैं एक बात करना चाह रही हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो. सर मैं इस पर दो चीज़ बोलना चाहता हूँ अगर सर. बिल्कुल बहुत ये इम्पोर्टेंट बिल था और इसको पूरी असेंबली ने मुत्तफ़क़ा राय से पास किया. और सर जो हार्ड वर्क स्टैंडिंग कमेटी ने इस पर किया और जो टीम के मेंबरान इधर गैलरी में बैठे हुए हैं, जिन अफसरों ने, पुलिस अफसरों ने जिन्होंने अपना इनपुट दिया, पार्टिसिपेट किया, we welcome them to the house. Yes, sir, and they should be appreciated. इनको हम अप्रिशिएट भी करते हैं इनके हार्ड वर्क को, and especially the standing committee, they have done a very good job, sir. Thank you. आप कुछ कहना चाह रही थी? सर सबसे पहले तो स्टैंडिंग कमेटी, उसके चेयरमैन, उसके तमाम मेंबरान के हम मशकूर हैं कि सिंध का एक बहुत अहम इशू, पूरे पाकिस्तान का अहम इशू है, लेकिन चूँकि सिंध हर मरतबा टारगेट पर होता है और हम काम भी कर रहे हैं. सीएम साहब ने 25 जनवरी को अपने पावर डेलीगेट किए थे और मैं एज ए चेयरपर्सन इसको 25 जनवरी से देख रही हूँ. तो मैं बहुत मशकूर हूँ इस पूरे हाउस की कि अगर इसका एतमाद मुझे इसी तरह हासिल रहा और सीएम साहब का भी एतमाद और मेरी लीडरशिप का भी एतमाद अगर मुझ पर इसी तरह रहा तो मैं समझती हूँ कि सिंध का कोई भी बच्चा इंसाफ से महरूम नहीं रहेगा. मैं अपने डिपार्टमेंट के अफसरान की मशकूर हूँ कि एक टीम के तौर पर सोशल वेलफेयर की जब मैं मिनिस्टर थी जब भी और इस वक्त भी मेरी डायरेक्टर यहाँ मौजूद हैं. ज़्यादातर हम ख़वातीन इस पर काम कर रहे हैं सर, और मैं ये समझती हूँ कि 24 घंटे हमारे फ़ोन हम ऑनलाइन रहते हैं. हमारा एक 1121 हेल्पलाइन मौजूद है पूरे सिंध में. हम कहीं से भी बैठकर 1121 मिलाएंगे तो वो हमारे डायरेक्टर जो कंप्लेंट सेल है वहाँ पर ये कॉल मौसूल होती है और वहाँ से फिर फ़ौरन फर्दर जिस भी डिस्ट्रिक्ट का ये मैटर होता है उस डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज को ये जाती है कंप्लेन और उस पर फौरी तौर पर हम काम करते हैं. अर्ली चाइल्ड मैरिज पे मैं बहुत मशकूर हूँ मोहतरमा शैला रज़ा साहिबा की कि इस पर हमने पिछले दिनों एक मीटिंग की है. अर्ली चाइल्ड मैरिज पर हम काम कर रहे हैं और इसमें बेहतरी के लिए हम कोशिश करेंगे कि इस तरह कोई और हम बच्चियों को बेहतर इंसाफ फराहम कर सकें. एक मरतबा फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू जी. लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, आप कुछ कहना चाह रहे थे पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे? जी मैं कहना चाह रहा था, बड़ा एक अहम ह्यूमैनिटेरियन इशू था. बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब. मैं आज सुबह को टंडो अलायार गया था, चूँकि कल जब हम असम्बली में थे तो पता चला कि एक इशू हमने सोशल मीडिया पे देखा और हमें अवामी नुमाइंदों ने बताया कि एक नौजवान बाबर खानज़ादा टंडो अलायार से उसका ताल्लुक़ था. उसको परसों शाम उसके घर से पुलिस वाले पकड़ कर ले जाते हैं. फिर उसके 2-3 घंटे बाद वो पुलिस वाले दोबारा उसके घर जाते हैं जहाँ उसके एक यतीम थे वो लोग, उसकी बहन और भाई थे. उससे कहा कि जी मैं पैसे दो तो हम इसको छोड़ें कि जी तो मेन पूरी निकली है, क्या निकला है वो कहता है. जी टंडो अलायार, टंडो मैं वहीं सुबह को था, वहीं से आया सीधा यहाँ. तो उन्होंने कहा कि जी हम तो यतीम हैं. मेरे पास तो उसकी बहन ने कहा कि वालिद की पेंशन आती है, मैं सुबह जाऊँगी कुछ मिल गए तो दे सकती, कुछ नहीं दे सकती. उसके बाद रात को उसको तशद्दुद किया. अब मैं बात वापस आता हूँ, लेकिन मैं अर्ज जिस पे लिए मैं ज़रूरी बात करनी चाहिए कि परसों भी एक इशू मैंने डिस्कस किया था जिस पे मैं शुक्रगुजार हूँ मिनिस्टर साहब का कि उन्होंने कहा था हम एक्शन लेंगे. परसों एक हमारे नौजवान को कुंडरी में इसी तरीके से रात को तशद्दुद किया गया था. उसने सोशल मोहम्मद उमर आराई ने सोशल मीडिया पे बताया था कि जी ये उसकी, मैंने यहाँ भी बात की थी आपसे पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे कि जी जो हमारी एहसास की ख़वातीन है उनके पैसों में कटौती हो रही है. उसने लाइव वीडियो चलाई, उसको पुलिस ने पकड़ लिया. रात को तशद्दुद हुआ, उसकी तबीयत ख़राब हुई. वो अल्लाह ताला ने करम किया कि ये उमर आराई ये तो बच गया, लेकिन मैंने उस दिन एहसास दिलाया था. ये नौजवान सोशल एक्टिविस्ट था, उस पर भी तशद्दुद हुआ, वो बच गया, मरा नहीं. उसकी कल बेल कराई. लेकिन सेम परसों रात ये हुआ, मैंने यहाँ बात की, इन्होंने यकीन दहानी कराई. कल क्या होता है कि जी परसों शाम इसको यहाँ जब मैं तकरीर उसके बाद उठाया गया, कल सुबह फिर उसको सोशल मीडिया के ज़रिए पता चलता है उस बच्ची को कि उसका भाई मर गया है. वो जब थाने जाते हैं तो वो लॉकअप के अंदर
ये लॉकअप के अंदर उसकी लाश लटकी होती है, टांगें इसकी ज़मीन पे हैं। मैं खुद गया हूँ, 4 फुट की ये दरवाज़ा है, 5.5 फुट का नौजवान है और कपड़े की अगड़ी से बांध के उसको लटका दिया जाता है। बाबर खानज़ादा, गरीब नौजवान, यतीम नौजवान। और उसके बाद जब उसकी बहन वहाँ जाती है तो वो बताती है कि पिछले साल भी रमज़ान शरीफ में पुलिस वालों ने उठाया था और थाने जाके कराची में बड़ी बहन को कॉल की थी कि जी 25,000 रुपये देकर जाओ। रात भर तशद्दुद होता है, वो पानी मांगता रहता है, पानी उसको नहीं मिलता और उसको एक बताया जाता है कि जी ये इसने खुदकशी कर ली। स्पीकर साहब, ये इसकी लाश है जो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है, इसके ऊपर तशद्दुद का निशान है। अफसोस के FIR नहीं कट रही। ये देखिए, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, लाश पे तशद्दुद का निशान है, लॉकअप के अंदर ये लटका हुआ है। ये बहन इसकी हम सबसे इस हुकूमत से, आपसे, हमसे सबसे इंसाफ मांग रही है। युफ्रा उसकी बहन छोटी जो यतीम है, जिसने अपने दूसरे दिन अब बैंक जाती है, अपने बाप के पेंशन के पैसे लेके जब थाने जाती है तो उसकी लटकी हुई लाश मिलती है, कहती है तुम्हारा भाई है ये। मैं कहना चाहता हूँ, एक तरफ ये गुटका, सफीना, हर काम हो रहा है। SHOs ने अपने उमर को हमारा अकूबत खाने बनाए हुए हैं। पुलिस पब्लिक सेफ्टी कमीशन 10 महीने से हमने कानून साजी की थी, इस हाउस ने कानून साजी की थी, आपने बड़ी मुबारकबाद दी थी। 10 महीने हो गए, एक इजलास नहीं बुलाया गया उसका। पुलिस सेफ्टी कमीशन बन चुका, वो पब्लिक सेफ्टी उसमें कहाँ चली गई? मैं पूछना चाहता हूँ कि ये नौजवान को मार दिया गया, मार के लटका दिया गया। सनाउल्लाह अब्बासी, एक सिंध का बेटा, जब वो IG खैबर पख्तूनख्वा होता है तो फौरी तौर पे SHO लॉकअप में होता है, चूंकि वहाँ हुकूमत उसको सपोर्ट करती है, IG को जाओ बेख को नहीं करो। वो फौरी तौर पे हम देखते हैं कि जब एक बच्चे की लाश, ऐसे ही सेम केस था, सेम आइडेंटिकल केस, उसको SHOs लॉकअप में होते हैं। आज मैं जब थाने में जाता हूं तो SHO साहब सीट पर बैठे होते हैं, अपनी सीट पर वही SHO बैठा होता है। तो कौन सी कमेटी बनेगी, कौन सी जुडिशियल इंक्वायरी होगी? वही SHO जब इंचार्ज होगा तो कैसी इन्वेस्टिगेशन होने देगा? मैं कहना चाहता हूं ये पुलिस पब्लिक सेफ्टी कमीशन, उसको फाल होना चाहिए। आज सूरत हाल ये है कि एक टंडो LAR में 5 मीरजत बरादरी के लोग कत्ल हो गए, एक बंदा गिरफ्तार नहीं हुआ है। आज से 10 रोज पहले आपके शिकारपुर में देखा था, कोई कबायली झगड़ा हो गया था, 5 लोग मर गए थे। अगले दिन जैकबाबाद में 6 लोग मर गए थे। आज सुबह को 4 बजे नॉर्दर्न बाईपास कराची से 5 बड़े स्पीकर साहब सुनिए, 5 दिन दहाड़े 3 लोग अगवा हुए आज सुबह कराची से। ये क्या होने जा रहा है? नया पुलिस ऑर्डर आने के बाद अब तो PTIG नहीं है ना, अब तो PPIG है, जो कि पुलिस ऑर्डर के बाद है। पुलिस ऑर्डर के बाद मैं कभी जिम्मेदार ना कहता सिंध गवर्नमेंट को, चूंकि अब ट्रांसफर पोस्टिंग्स वज़ीर आला हाउस की मंजूरी से होनी है, CM हाउस की मंजूरी से होनी है और SSPs लगने हैं, DIGs लगने हैं। वो सियासी पोलिटिसाइज हो चुकी है पुलिस। मैं कहना चाहता हूँ बाबर को इंसाफ कौन दिलाएगा? FIR क्यों नहीं कटी? एक हक होता है, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी। एक बकरी बच्चा चोरी हो जाए, मेरा बकरी का बच्चा तो FIR कट जाएगी। किसी बड़े का, गरीब का बच्चा मर गया, FIR कटाने के लिए उसकी यतीम बेटी दर दर की ठोकरें खा रही है। परसों अगर एक्शन हो जाता, मैं और कुछ नहीं कह रहा, मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं कहता हूं बराए करम FIR कटवाइए। और कोई वो मैं सुना है कि वहाँ आपकी लीडरशिप ने इलेक्शन भी वहाँ लड़ना है। आज वहाँ बड़ा टंडो LAR बड़ा अहम जिला है, कोई फातिहा तक करने वहाँ नहीं गया है, कोई आंसू पूछने वहाँ नहीं गया है। नुमाइंदे यहाँ बैठे हुए हैं, इनके वोटर्स हैं, मेरे वोटर नहीं है। मैं कराची से जाके वहाँ वापस आया हूँ, लेकिन बाबर खानजादा के साथ ज्यादती हुई है, उमर आराई के साथ ज्यादती हुई है। हैदराबाद रेंज की पुलिस इसी मंशियात फरोशी में, इसमें उसमें लगी हुई है और आवाम को रिलीफ नहीं दे रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सर। हमारे अपोजिशन लीडर साहब ने अच्छी बातें की। बाबर खानजादा का जो इशू है टंडो LAR में, उस पर FIR थी। बाबर खानजादा हमें बच्चों की तरह है। वो टंडो LAR का बेटा था। हमें उस जो हुआ है उस पर अफसोस है। हमारे MP अब्बास साहब भी बैठे हैं, हमारी मुसलसल IG DIG साहब और बहुत सीनियर अफसरों की एक कमेटी भी बनाई है, जिसमें SSP मटियारी, SSP बदीन, ASP कैंट, PSP अफसर हैं। मैं अश्योरेंस देता हूँ इस हाउस में कि अगर कोई भी मुलविस हुआ तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि एक बेगुनाह का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। और सर, बेगुनाह कत्ल के बारे में
जितना पीपुल्स पार्टी को हो सकता है ना, इतना किसी को भी अफसोस नहीं हो सकता, क्योंकि भुट्टो साहब से लेकर पीपुल्स पार्टी के कारकुन बेगुनाह मारे गए, उनका लहू आज भी हम तलाश कर रहे हैं। और जहाँ तक मेरे भाई ने पुलिस के लिए आज बड़ी थानों पे गए हैं, थानों पे धमकियाँ दी हैं सर। अपोजिशन लीडर का काम है कि अच्छी बातें की, समझे, मैं उनकी अच्छी बातों को सेकंड कर रहा हूँ, एक हुआ है, पर थानों में बैठ के अफसरों को सही धमकियाँ नहीं दी जाती। हमें याद है 18 अक्टूबर को जब बेनजीर भुट्टो साहब आके, आप सब थे, हम सब थे, हमला हुआ था और हमारी सीनियर लीडरशिप थानों पे गई थी, पर वहाँ हमारी लीडरशिप ने थानों पे बदतमीजी नहीं की थी जो आज थानों में हुई है। अगर इस तरह आप करेंगे तो फिर पुलिस का मोराल डाउन होगा, पुलिस किस तरह काम करेगी। और दूसरी बात है, एक बंदे के कत्ल का हम सबको एहसास होना भी चाहिए। ये जो अभी नामूस रसालत और ख़त्म नबूवत पे जो 4 दिन इस मुल्क में तमाशा लगा रहा, जो बेगुनाह पुलिस वाले मारे गए, जो बेगुनाह टीएलपी के कारकुन मारे गए, उसका खून किसके सर पे है। मैं तो आज इस हाउस से मुतालबा करता हूं कि होम मिनिस्टर पे एफआईआर देनी चाहिए, क्योंकि जो पुलिस वाले मरे वो भी पाकिस्तान के बेटे थे, जो आम लोग मरे वो भी पाकिस्तान के बेटे थे। तो हाँ, रात मैंने शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में देखा कि सर आप अश्योरेंस दे रहे हैं कि इनकी एफआईआर कटेगी। सर मैं कहता हूं वो इन्वेस्टिगेशन हो जाए। और मैं दूसरी बात भी करता हूं, अगर ये लोग चाहें तो मैं अपने चीफ मिनिस्टर को कहूंगा कि जुडिशियल इंक्वायरी भी होनी चाहिए। मैं एक कदम आगे बढ़ के बात करता हूं, क्योंकि किसी बेगुनाह के कत्ल को हम इस तरह नहीं, किसी का खून डूबने नहीं देंगे हम, ये हमारी कमिटमेंट है सर। तो सर मेरी बात कंप्लीट होने दें। जो बड़ी बड़ी बातें की ना, भाई मेरा फोटो ले रहा था, तो उन पुलिस वालों की भी फोटोज लेके आते जिनको पब्लिकली मारा गया, रोडों पे घसीटा गया, वो भी किसी के बेटे थे, वो भी किसी के भाई थे। और उस पे जो हुकूमत सर बैन करती है और वही उनके पाँव में गिर के माफी मांगती है और फिर नेशनल असेंबली में रेजोल्यूशन लेके आती है और फिर नेशनल असेंबली से भाग जाती है। तो इनका ये रियासत मदीना की बात करने वालों को मैं कहता हूं कि ये टीवी पे खिताब करने का तो इनको शौक है और कंटेनर पे नाचने का भी इनको शौक है। ऐवान में आके बात करने में इनको शर्म आती है, ये ऐवान में नहीं आते। और आज फिर अपनी पेश की रेजोल्यूशन को छोड़ के असेंबली का इजलास एडजेंट करके भागे, तो इनसे क्या तवक्का करें। मैं तो कहता हूं कि आज जो फोटोज लाई गई तो मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन को सलाम करता कि ये जो केपीके में हो रहा है, ये जो पूरे पाकिस्तान में हो रहा है, जो बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं उनके लिए। सर साहिवाल में क्या हुआ, आज तक साहिवाल के लोगों को इंसाफ मिला? तो इन नाअहल हुक्मरानों को सिवाय ड्रामा करने के और सिवाय तनकीद करने के कुछ नहीं आता। और मैं आज वादा करता हूं कि इंशाल्लाह बाबर का खून रायगा नहीं जाएगा। थैंक यू वेरी मच सर। The House is adjourned to meet again on Monday, the 26th April 2021 at 2 p.m.